व्याख्यान में सभी जुड़े हुए लोगों का स्वागत है। और जो लोग नए जुड़े उनकी जानकारी के लिए कि हम ये प्रोग्राम 2003 से सतत करते चले आ रहे हैं, महीने के पहले रविवार को। और इस बार का हमारा विषय है मधुमेह में पांवों की देखभाल, क्योंकि पैर बहुत ही महत्वपूर्ण है जिसपे सारा शरीर टिका रहता है। और आज के हमारे स्पीकर हैं डॉक्टर अभिजीत गुप्ता, चेयरपर्सन है डॉक्टर अजय गुप्ता लखनऊ से, और मॉडरेटर हैं डॉक्टर अजय तिवारी, अजय तिवारी। और हमारे मॉडरेटर हैं डॉक्टर आलोक कुमार गुप्ता। अब आप प्रोग्राम में स्टार्ट करें। धन्यवाद प्रदीप जी। एक तो सभी को दिवाली, चित्रगुप्त, भैया दूज, आने वाला छठ, सबकी ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयां। स्वस्थ रहें, निरोग रहें, स्वास्थ्य का दीपक जलता रहे आप लोगों का। इसी शुभकामना के साथ हम आज का अपना विषय मधुमेह में पैरों की देखभाल पर बात करेंगे। और हमारे बीच आज के सेशन को शेयर करने के लिए डॉक्टर अजय तिवारी जी लखनऊ से जुड़े हुए हैं। आप इंडियन पोडियाट्री एसोसिएशन, यानी कि पोडियाट्री एसोसिएशन मतलब जो पांव की देखभाल की विधा होती है उसको पोडियाट्री कहते हैं, तो उसका भी एक संगठन है। उसके उत्तर प्रदेश चैप्टर के प्रेसिडेंट हैं। तो मैं डॉक्टर अजय तिवारी जी को निमंत्रित करूंगा कि कृपया आज का प्रोग्राम वो प्रारंभ कराएं। परम आदरणीय आलोक गुप्ता सर, प्रदीप तिवारी जी और समस्त बंधु बांधव, आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आप सब लोगों ने पाकीजा का एक डायलॉग सुना होगा कि अपने पैरों को जमीन पे ना उतारिए, कहीं मैले ना हो जाएं। तो हम लोग अपने चेहरे के बारे में काफी ध्यान रखते हैं, पर पैरों के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। और अगर आप प्राचीन काल से देखें तो प्रथम हमारा तो मतलब हमारा संस्कार ही ऐसा है, क्योंकि भगवान कृष्ण ने जब उनके मित्र सुदामा आए तो सर्वप्रथम उनके पैर ही धोए थे। तो चरण रज, चरण वंदन, चरण पादुका, ये सब हमारे संस्कृति के पार्ट हैं। तो इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। और डायबिटीज के मरीजों में तो विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। और क्योंकि हम लोग सांस्कृतिक रूप से कुछ हमारे ऐसे पहलू हैं जैसे नंगे पैर चलना और इस तरह की बातें हम लोगों में काफ़ी ज़्यादा कॉमन होती है। और बहुत सारी भ्रांतियां हैं जैसे नंगे पाँव उस पे चलिए, बहुत सारी बातें हैं। तो इन सब बातों का के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर अभिजीत गुप्ता हैं। बहुत ही मेधावी और बहुत ही अच्छे स्पीकर हैं। और ये हमें इन सारी पहलुओं के बारे में कि डायबिटीज़ के मरीजों को पैरों के बारे में क्या ध्यान रखना चाहिए, कौन सी परेशानियां हो सकती हैं, उसके बारे में बताएंगे। अब मैं स्वागत करता हूं डॉक्टर अभिजीत गुप्ता का। बहुत बहुत धन्यवाद तिवारी सर, आप काफ़ी सीनियर हैं मुझसे। और आलोक गुप्ता सर, बड़ा सौभाग्य है कि आप लोगों की छत्र छाया में ये प्रस्तुति करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। तो अब सबसे पहले हम पैरों के बारे में अभी क्यों बात कर रहे हैं। ये टॉपिक काफ़ी समय से चल रहा था कि पैरों पे बात करनी है, पर अभी क्यों। तो अभी का समय इसलिए चुना गया है बिकॉज एक सेकेंड, मुझे को होस्ट बना दीजिए सर, स्क्रीन शेयरिंग करना है स्लाइड्स का। तो पैरों का हम लोग इसलिए अभी चर्चा शुरू कर रहे हैं क्योंकि अब सर्दी का मौसम हमारे नदर्न इंडिया में शुरू हो रहा है। और सर्दी के मौसम में ऐसा देखा गया है कि डायबिटिक फुट के मरीज बढ़ जाते हैं। क्यों बढ़ जाते हैं? क्योंकि वह मरीज जिनके पाँव में सूनापन है, ज्यादातर आग सेकना, गर्म पानी की बोतलों को रजाई में रख लेना, इस तरह की चीजों से पाँव को जला लेते हैं। काफी मरीज हम लोग देखने को मिलते हैं। एक मरीज मुझे अच्छे से याद है, आया था, काफी दूर से आया, तो वो बस में आगे बैठ के आया। अब बस में पुराने समय की जो बस होती थी वो, उसमें ओल्ड मॉडल में आगे बीच में जहाँ गियर होता है वहां पे बड़ा सा एक बक्सा होता है। तो आगे बैठ गया और सुबह से चला था, उसने उस पर पैर रख लिया। सर्दी का मौसम था, गरम गरम उसको अच्छा अच्छा फील हो रहा था। जब तक वो पहुंचा तो उसके पाँव नीचे से जल चुके थे, नीचे पाँव में बहुत बड़ा छाला पड़ गया था और उसके पाँव का फिर काफी विधिवत रूप से इलाज करना पड़ा। तो सर्दी के मौसम
के आगमन के साथ ही हम पाँव के देखभाल की चर्चा करेंगे। डायबिटीज के जो मरीज होते हैं वो सूनापन, जिसको कहते हैं नसों का सूनापन, ये सूनापन शुगर की बीमारी शुरू होने से पहले ही स्टार्ट हो जाता। और रिसर्च का डेटा ये बताता है कि ऑलमोस्ट 25 to 50% लोगों में यदि हम डायग्नोसिस के टाइम पे ही अगर पाँव में सूनेपन की जांचें करें तो वह पॉजिटिव आ जाएंगे। यानी ये सूनापन डायबिटीज की बीमारी घोषित होने से पहले स्टार्ट हो जाता है, और उसके बाद अगर आपका शुगर अच्छे से कंट्रोल नहीं है, जिसको कहते हैं पुअर ग्लाइसेमिक कंट्रोल है, तो यह सूनापन बहुत तेजी से आगे प्रोग्रेस भी करेगा, काफी विधिवत रूप से बढ़ जाता है। शुरू में काफी लोगों को महसूस होगा कि पाँव में झंझनाहट हो रही है, जलन हो रही है, ये शुरू के लक्षण है। बाद के लक्षण, अगर शुगर अभी भी ना कंट्रोल की जाए तो बाद के लक्षण ये हैं कि पाँव में बिल्कुल ही सूनापन हो जाता है। तो कुछ लोग ये सोचते हैं कि हमारी जलन या झंझनाहट ठीक हो गई, जबकि ऐसा नहीं है कि वो ठीक हो गई, वो आपकी नसें ही अब वहां की काम करना बिल्कुल बंद कर चुकी हैं, और इसलिए आपको वो जो थोड़ी बहुत जलन या झंझनाहट, यू कैन से विच इज द कॉल ऑफ द डाइंग नर्व्स, अब वो बंद हो गई। तो अब आप और ज्यादा रिस्क पे आ जाते हैं अपने पैरों को क्षति पहुंचाने के लिए। ऐसा ये भी है, कॉमनली हम लोग देखते हैं कि पेशेंट्स आते हैं तो पाँव में बड़ी ही लापरवाह तरीके से कोई चप्पल पहन लेंगे, प्रॉपर शूज का होना अति आवश्यक है। और ठीक, तो हम लोग अपने पाँव से पूरे, आप ये समझिए पूरे जीवन काल में लगभग इतना चलते हैं कि जैसे हम पृथ्वी के 4 चक्कर लगा सके। और पाँव हमारे लिए अति आवश्यक इसलिए भी है क्योंकि हम बिना पाँव के न कहीं आ सकते हैं न कहीं जा सकते हैं। तो हम लोग पाँव का विशेष ध्यान रखना है। जैसा कि सर ने बताया है कि पाँव का हमारे संस्कृति में अति आवश्यक उसको इम्पोर्टेंस दी गई है। पाँव छूने से लेकर के पाँव को धोने तक और धुले हुए पाँव का पानी भी पीने तक काफी विशेष ध्यान देना होता है। तो एनीवेज, अब दूसरा फैक्ट एक और ये है कि डायबिटिक पेशेंट्स में नॉन ट्रॉमेटिक कॉज की अगर बात करें तो डायबिटिक फुट इज द मोस्ट कॉमन कॉज फॉर एम्प्यूटेशन। अर्थात शुगर के मरीजों में एक्सीडेंट या किसी एक्सीडेंट या चोट में अगर पाँव का कटना, अगर उसको हम किनारे कर दें, दरकिनार कर दें, तो डायबिटीज की वजह से पाँव में घाव या इन्फेक्शन, इस तरह की अनहोनी घटना के होने की वजह से पाँव का कटना, ये शुगर के मरीजों में सबसे आम कारण है पाँव के विच्छेदन का, अंग विच्छेदन का। और इस कारण को रोकने के लिए सन 2005 में जो हमारा इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन है, जो वर्ल्ड डायबिटीज डे होता है, उस पे सन, मुझे अच्छे से याद है, सन 2005 में, उस समय मैंने अपना इंटरमीडिएट पास किया था उसी साल। तो उस समय 2005 का मोटो यही था, पुट योर फीट फर्स्ट, प्रिवेंट एम्प्यूटेशन, इस तरह से करके उसका मोटो था कि पाँव को पहले प्राथमिकता दी जाए, क्योंकि पाँव के बारे में जरा भी ध्यान नहीं देते, कोई पाँव के बारे में ध्यान देता ही नहीं। अब पाँव में न्यूरोपैथी कैसे होती है, डायबिटिक फुट क्यों होता है, इसकी पैथोफिजियोलॉजी वगैरह तो हम लोग यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन हमारे रोगियों को आम जीवन में, डे टू डे लाइफ में क्या प्रिकॉशंस बरतने हैं, क्या चीजें करनी है, क्या चीजें नहीं करनी, इसके बारे में विशेष रूप से बातचीत करेंगे। तो सबसे पहला जो प्रिकॉशन आपको लेना है यदि आप डायबिटीज के मरीज हैं, वो ये है कि आपको अपना ग्लाइसीमिक प्रोफाइल जो है वो बहुत अच्छा रखना है। अगर आप अपना ग्लाइसीमिक प्रोफाइल अच्छा नहीं रखते हैं, यानी अगर आप
अपना शुगर अच्छी तरीके से कंट्रोल में नहीं रखते हैं तो ना सिर्फ पाँव की बल्कि बाकी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, रेटिनोपैथी, न्यूरोपैथी, नेफ्रोपैथी, कार्डियोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस, इनके लिए भी आप विशेष रूप से रिस्क पे आ जाते हैं। सबसे पहला काम अपना ग्लाइसेमिक कंट्रोल अच्छा रखना है। दूसरी बात, चलिए प्रेजेंटेशन शुरू हो गया है तो इसी से शुरू कर लेते हैं। हाँ, तो लगभग 15% जो रोगी होते हैं वो अपने जीवन काल में पैर के घाव से पीड़ित होते हैं। इनमें से जो 15% और जो रोगी होते हैं वे अंग विच्छेदन से गुजरते हैं। तो ये टोटल करीब 2.5% लोगों को, शुगर के मरीजों को अंग विच्छेदन से गुजरना पड़ता है। अब इसमें अगर ऐसे ये लगता है कि बड़ा ही कम परसेंटेज है 2.5%, लेकिन मतलब 100 में से 2.5 लोग यानी 200 में से 5 लोग, ऐसे समझ लें कि अगर एक जगह पे आपके 200 परम प्रिय इकट्ठा हैं, एकत्रित हैं, और उसमें से 5 लोगों के किसी वजह से अंग विच्छेदन या पांव विच्छेदन हो चुका है, तो उसकी गंभीरता आपको कुछ उसका पर्सपेक्टिव समझ में आएगा कि व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट द डायबिटिक फुट। इसमें से भी ऑलमोस्ट 80% ऐसे कारण होते हैं, ऐसे अवसर होते हैं जिसमें कि अंग विच्छेदन से पांव को बचाया जा सकता है अगर समय रहते हम इसका सही इलाज, सही उपचार करें तो। एक मोटा रिसर्च में यह पाया गया है कि अगर आपको डायबिटिक फुट की शुरुआत हो रही है और वहां से अगर आप उसका इलाज सही रूप से शुरू करें तो उसमें जो एवरेज खर्च है वो लमसम 10 से 50 हजार रुपए के बीच में आएगा। लेकिन आप इस खर्च को बचाने के चक्कर में, इंसुलिन से परहेज करने के चक्कर में, सबसे बड़ा कारण ये होता है कि अभी जाएंगे तो इंसुलिन लगाना पड़ेगा। इन चीजों से बचने के लिए अल्टीमेटली अगर पैर काटने की नौबत आई तो एक तो उसका खर्चा ज्यादा है, दूसरा उसमें पांव लॉस हो जाता है। मुझे याद है जब मैं अपनी पोडियाट्री की थोड़ी सी ट्रेनिंग कर रहा था मुंबई में, तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मुझे बताई गई कि हमें एम्प्यूटेशन इसलिए प्रिवेंट करना है क्योंकि सिर्फ एक कारण ये नहीं है कि पेशेंट का पैर कट गया, उससे बड़ा कारण क्या है, पेशेंट को आजीवन एक प्रोस्थेटिक लिम्ब का वेट लेके चलना पड़ेगा। दैट इज अ वेरी मेजर कॉज फॉर साइकोलॉजिकल एंड अदर इश्यूज विद द मेंटल इश्यूज विद द पेशेंट, कि आपको अपने पैर का, अपने हाथ का वजन नहीं पता चलता। लेकिन अगर सपोज कीजिए नी से बिलो नी या अबव नी एम्पुटेशन करके वहां पे एक प्रोस्थेटिक लिम्ब लगा दें, एक नकली पांव जोड़ दें, तो उसका वजन पेशेंट को हर एक पल महसूस होता है जब जब वो चलेगा। इसलिए हमें पैरों को कटने से बचाना है। ये तो बात हो ही चुकी। तो समस्या से निपटने के लिए हम लोगों के क्या क्या उपाय हैं? सबसे पहला ये है कि जन चेतना बढ़ाना। इस मीटिंग का मुख्य उद्देश्य यही है कि जन चेतना को कैसे बढ़ाएं। दूसरा, उचित मधुमेह का नियंत्रण अति आवश्यक है और इसके विभिन्न पहलुओं पे अब आज हम लोग बात करेंगे। तो ये वो 2005 का कैंपेन है, पुट योर फीट फर्स्ट एंड प्रिवेंट एम्पुटेशंस, वर्ल्ड डायबिटीज डे। मधुमेह रोग में पांव में घाव एवं विकृति के आसार अधिक क्यों होते हैं? मधुमेह रोगियों में ही क्यों ज्यादा पांव के घाव होंगे? पहला जो हम लोगों ने डिस्कस किया कि सूनापन हो जाता है, न्यूरोपैथी। दूसरा, इस्चीमिक हो जाता है, यानी नसों में भी कुछ नैरोइंग हो जाती है, कुछ सकरापन आ जाता है, जो खून की रक्त नलिकाएं हैं, तो उससे पैरों में रक्त का प्रभाव भी कम हो जाता है। जो लोग तंबाकू का, सिगरेट का, इन चीजों का प्रयोग करते हैं वो विशेष रूप से ध्यान दें कि उनमें रक्त प्रवाह जल्दी कम होगा और ज्यादा गंभीर समस्या उत्पन्न हो सकती है। तीसरा, अगर आपका शुगर कंट्रोल में नहीं है तो आप संक्रमण यानी इन्फेक्शन के लिए भी प्रोन हैं। अब पेशेंट हमारे पास आया तो हमें उसका विशेष रूप से पांव का एग्जामिनेशन करना पड़ता है, जो मैं थोड़ा ब्रीफ में आप लोगों को बताऊंगा।
तो पाँव के एग्जामिनेशन में यूजुअली क्लिनिकल सेटिंग में मुश्किल से 10 से 15 मिनट लगते हैं पाँव के एग्जामिनेशन में, जिसमें एक मोनोफिलामेंट टेस्ट होता है, ट्यूनिंग फॉर्क टेस्ट होता है, वाइब्रेशन चेक करने के लिए बीपीटी होता है, और वाइब्रेशन टेस्ट, और एक पाँव का ब्लड प्रेशर नाप के हम लोग एंकल ब्रेकियल इंडेक्स निकालते हैं, जिससे यह मालूम चलता है कि पाँव की जो खून की रक्त नलिकाएं हैं वह कितने सुचारू रूप से अपना कार्य कर रही हैं। तो यदि आपके डॉक्टर आपको ये सब जांचें करते हैं या करने के लिए राय देते हैं, तो इसको कृपया बहुत ध्यान पूर्वक लें और इसका पालन करें। एनुअली साल में एक बार या एटलीस्ट 2 साल में एक बार तो अपने पाँव की विधिवत जांच जरूर कराएं। अगर आपके डॉक्टर आपको नहीं सलाह देते तो आप खुद उनसे पूछ के कराएं कि भाई मेरे पाँव की विधिवत रूप से जांच कीजिए, 1 साल हो गया। अब हम लोग एक दूसरी इस पे आ जाते हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे कि हमें पाँव में विशेष रूप से क्या क्या चीजें करनी है और क्या क्या चीजें नहीं करनी है। ये पीपीटी मैंने इसलिए उठाई है क्योंकि इसमें पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है, फोटो के रूप में फोटोग्राफिक मेमोरी लंबे समय तक रहती है। तो पाँव कभी भी नंगे पाँव लूज स्लीपर्स के साथ, ऐसे चप्पल जिनमें आपके आगे के जो टोज हैं वो खुले हुए हैं, इंजरी को प्रोन है, ऐसे चप्पल जिनमें की बैक सपोर्ट नहीं है, जो आपकी There is some net issue. नंगे पाँव तो बिल्कुल भी ना चले, क्योंकि अगर सूने पाँव में कंकड़ चुभ गया या कांटा लग गया तो उसमें आपको पता नहीं चलेगा और पाँव में घाव हो जाएगा एंड यू आर प्रोन टू डेवलपिंग इन्फेक्शन। दूसरी बात, जब आप जूता खरीद रहे हैं, जब आप फुटवेयर खरीद रहे हैं, तो 2 बातों का विशेषता ध्यान दें। पहला, जूता हमेशा शाम को खरीदने जाएं, क्योंकि दिन भर कार्य करने के बाद, चलने के बाद, बैठने के बाद पाँव में थोड़ी सी सूजन आती है। अगर आप सुबह सुबह जूता खरीद लेंगे तो शाम तक वो जूता टाइट हो जाएगा। तो जूता हमेशा शाम को खरीदें। और दूसरा, जो भी जूता लें उसका जो आगे टो बॉक्स है, यानी जहां पे आपके उंगलियां आती हैं, जहां पाँव का अंगूठा आता है, वह चौड़ा होना चाहिए, ना कि पतला। आजकल वो पतले पतले मगरमच्छ स्टाइल के जूतों का जो चलन चला हुआ है, उसकी वजह से क्राउडिंग ऑफ उंगलियां एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती हैं और वह भी फुट डिफॉर्मिटी का एक कारण बन सकता है। तीसरी बात, जूता पहनने से पहले सदैव उसमें किसी बाहरी वस्तु का, कंकड़ पत्थर का उपस्थिति को जांचना अति आवश्यक है। जूते को साफ करके फिर ही पैर में डालें। मोजे सूती यूज करें, टाइट इलास्टिक वाले मोजे ना यूज करें। डेली अपने पाँव की जांच जरूर करें। नहाने के बाद एक बार पाँव के तलवे को, उंगलियों के बीच में, इन सब जगहों को मिरर यूज करके अच्छी तरह से देखें और पाँव को अच्छे से सुखाएं। उंगलियों के बीच में संभव हो तो हल्का सा मॉइस्चराइजिंग लोशन लगाएं, पाँव में लोशन लगाएं। उंगलियों के बीच में फंगल इन्फेक्शन है, यदि सफेद सफेद इन्फेक्शन है तो उसका भी ध्यान देना जरूरी है। बहुत सारे मरीजों में नाखून के फंगल इन्फेक्शन बहुत कॉमन होते हैं और नाखून अंदर की तरफ मुड़ जाते हैं, जो चलने पे पेन करते हैं, जिसको कि हम लोग इनग्रोन टोनेल्स कहते हैं। यदि आपके नाखून इनग्रोन टोनेल्स हैं तो इसको सदैव मेडिकल मतलब अंडर सुपरविजन इसको नाखून को काटें या कटवाएं बाय डर्मेटोलॉजिस्ट या पोडियाट्रिस्ट, और अपनी मन मर्जी से नाखून बहुत गहरा ना काटें। सिगरेट और तंबाकू के प्रयोग से बचें। अब वार्निंग साइंस क्या क्या है हमारे पास। पाँव में अगर किसी भी प्रकार का डिस्कलरेशन है, यानी पाँव में किसी भी तरह की लाली आ गई है, या पाँव अनावश्यक रूप से छूने पे गर्म महसूस हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में अपने चिकित्सक से जरूर मिलें। अगर आपको पाँव से अजीब सी बदबू आ रही है, बैड ओडर हो रहा है, ठीक है, तो ऐसी स्थितियों में आप अपने चिकित्सक से अवश्य मिलना चाहिए। पाँव से अगर किसी भी प्रकार का रिसाव हो रहा है,
सीरस, सीरोसैंग्विनस मवाद जैसा या पानी जैसा कुछ भी निकल रहा है। पाँव में यदि घाव या छाले अगर हो गए हैं, ऐसी स्थिति में अगर आपको बुखार, मिचली, उल्टी ये सब चीजें महसूस हो रही हैं तो ये सीवियर इन्फेक्शन का लक्षण हो सकता है। शुगर को नियमित जांचते रहें। शुगर बढ़े होने पे इंसुलिन लेने से ना ही कतराना है और तत्काल अपने चिकित्सक से मिलना है। बहुत सारे पेशेंट्स के पाँव में गोखुर हो जाता है, जिसको इंग्लिश में हम लोग कॉर्न बोलते हैं। तो यदि आपके पाँव में प्रेशर पॉइंट्स पे कॉर्न हो गया है तो अपनी मन मर्जी से उसको ब्लेड से लेकर के काट देना या इस तरह का कोई भी कार्य ना करें। इससे अगर आप डायबिटिक हैं, अगर आप डायबिटिक नहीं भी हैं तो सीवियर इन्फेक्शन का सामना करना पड़ सकता है और पाँव से भी हाथ धोना पड़ सकता है। तो पाँव का रोज एक बार अच्छे से मुआयना करना चाहिए। पाँव में हमेशा क्रीम वगैरह लगा के उसको सुरक्षित रखना चाहिए। क्या क्या नहीं करना है, गर्म चीजों से पाँव को बचाना है। मोटरसाइकिल का साइलेंसर, गर्म पानी की बोतलें, नंगे पाँव मिट्टी में, घास में चलना, इससे पाँव को बचाना है। ऊंची एड़ी के या फिर आगे से जो तंग नोक वाले जूते हैं, बिना एड़ी के सैंडल्स हैं, बिना फुट सपोर्ट, बिना कुशन के चप्पलें हैं, उनसे बचना है। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि डायबिटिक पेशेंट्स अपने पाँव पे डिटॉल, सेवलॉन इस तरह की चीजों का प्रयोग बिल्कुल ना, ये कोई नहीं बताता है, क्योंकि उनकी जो स्किन है वो ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी की वजह से उस चमड़ी में ऐसे परिवर्तन आ चुके हैं कि स्किन पतली है, उसमें क्रैक्स हैं, प्रोन टू इन्फेक्शन। आप डिटॉल, सेवलॉन से उसका कभी भी वॉश ना करें। नॉर्मल सोप वाटर से उसको वॉश करें। घर के पानी से, आरओ के पानी से उसको आप धो सकते हैं। बेस्ट कुछ नेट की प्रॉब्लम चल रही है, तो अभी जब तक वो जुड़ते हैं तो बहुत अच्छी बातें बताई जा रही हैं आप लोगों को कि पाँव को कैसे आपको बचा के रखना है। और पाँव बचाने के रखने का मतलब कि सबसे पहले तो ये संज्ञान होना चाहिए रोगी को कि उसका पाँव का संवेदन बना हुआ है या वो काफी हद तक कम हो जाए। अगर संवेदनशील पाँव नहीं है, लग रही है, ये नहीं समझ आ रहा है। 2-4 दिन और प्लीज रुक जाए तो अच्छा बाकी लोग अपने आप को म्यूट कर लें। ये सब लेकिन नहीं करना है, थोड़ा हम ठीक हो लें, जान थोड़ा ही ना देना है। प्लीज अपने आप को म्यूट कर लें। हैं? अपने आप को म्यूट कर लें जिनकी भी आवाज आ रही है। क्या जी? आप लोगों की व्यक्तिगत बातें हम लोगों को सुनाई देती है जो हम लोगों को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, इसलिए कृपा करके अपना माइक म्यूट करके रखें। नहीं, म्यूट है आपका? तो हम लोग बात कर रहे थे कि पेशेंट्स को जब मान लीजिए अगर आपको किसी भी प्रकार से डायबिटिक फुट हो गया है तो उसमें इलाज में सबसे इम्पोर्टेंट पहलू होता है ऑफलोडिंग का। ऑफलोडिंग यानी पाँव के जो डैमेज्ड पार्ट है, जो इंजर्ड पार्ट है, उस पे से वजन हटाना। जब तक हम उस पे से वजन नहीं हटाएंगे, उसकी सफाई नहीं करेंगे, वहां से डेड टिश्यू नहीं हटाएंगे, तब तक वो पाँव कभी भी नहीं भरेगा। तो रिसर्च में इसमें 2 तरह के है और तो सब देखा गया कि जिन मरीजों ने नियमित रूप से, फुट के मरीजों ने नियमित रूप से टोटल कॉन्टैक्ट कास्ट का प्रयोग किया, यानी जिन्होंने परमानेंटली अपने डैमेज्ड हिस्से पे से वेट बियरिंग नहीं किया, उस पे वजन डाल के नहीं चले, उनका पाँव अच्छे से भरा बनिस्बत की उन मरीजों के अपने घाव वाले पाँव पे वजन रख के चलना। ये हमारे इंडिया में बड़ा कॉमन सीन होता है। प्लास्टिक लगा के मोटरसाइकिल चला रहे हैं, पाँव डैमेज्ड है तो भी उसको, उसमें पता नहीं लोगों को कुछ विशेष प्रकार की बहादुरी या मर्दानगी का आभास होता है।
ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप अपने पाँव का विशेष ध्यान देंगे तो वो जल्दी हील करेगा। और इसी के साथ मैं अपने टॉक का जो है कंक्लूजन करना चाहूंगा, और मैं डॉक्टर अजय तिवारी सर से कुछ हेलो। हाँ डॉक्टर अभिजीत, यू आर ऑडिबल, प्लीज हाँ, कंटिन्यू। मैंने मैंने कहा कि आप थे नहीं, तो मैंने कहा कि इसी के साथ टॉक का समापन कर। चलिए, तो मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर अजय तिवारी जी से कि कृपया अब वो अपने अनुभवों को एंड एज ए प्रेसिडेंट पोडियाट्री एसोसिएशन यूपी चैप्टर और इसको एनरिच करें। डॉक्टर अजय। सादर धन्यवाद सर। और डॉक्टर अभिजीत ने बहुत ही सुंदर प्रस्तुति करी और मेरे ख्याल से उन्होंने सभी उचित प्रश्नों को उठाया। बहुत अच्छा उनका प्रस्तुतिकरण था और उन्होंने जो बातें कही उन पे विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। एक तो ये है हमारे यहाँ मंदिरों में नंगे पैर चलना और ये परिक्रमा करना नंगे पांव, इस तरह के कुछ सांस्कृतिक मूल्य हैं, इनको इनको समझना पड़ेगा कि अगर आपको डायबिटीज है तो इनसे बचिए। डॉक्टर अभिजीत ने बहुत अच्छी बात बताई कि नंगे पैर नहीं चलना है और इसको हमेशा अवॉइड करना है। दूसरा ये चिकित्सक के पास जा करके साल में एक बार पैरों की जांच कराना आवश्यक है। और जो डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात एम्फेसाइज किया, उन्होंने कहा कि अगर आपका चिकित्सक व्यवस्था के कारण ये नहीं कर रहा है तो आप उनसे अनुरोध करिए। ये बहुत आवश्यक बात है क्योंकि हमें खुद ही ध्यान रखना है अपने पैरों का। दूसरा उन्होंने बहुत अच्छा बात उठाया कि अभी जाड़े के मौसम में हीटर के सामने पैर रख के डायरेक्टली आपको सेकना नहीं है, किसी कपड़े को गर्म करके उससे सेकिए। अगर सेकना है तो वाटर बॉटल्स और इस तरह की चीजों से का प्रयोग ना करें क्योंकि आपको पता नहीं लगेगा कि आपका पैर शून्य है। और बहुत अच्छा उन्होंने उदाहरण दिया कि बस में जो आगे से पहले से लगा रहता था वो गर्म होता था, उस पे पाँव रखने से पैर जलने की संभावना। साइलेंसर बहुत कॉमनली मोटरसाइकिल में पीछे बैठते हैं बुजुर्ग लोग, पैर साइलेंसर के ऊपर रख दिया, पूरा पैर जल गया, पता नहीं चला। तो ये सब बातें हैं और ये प्रैक्टिकल बातें हैं, इन पे विशेष ध्यान देना है। और एक बहुत अच्छी बात डॉक्टर अभिजीत ने उठाई कि जूता जब भी लीजिए तो शाम को लीजिए, क्योंकि दिन भर काम करने से पैरों में सूजन आ जाता है। तो शाम के समय आप जूता लेंगे तो जो उसका मैक्सिमम जो गर्थ होगा उसके हिसाब से जूता लेंगे तो हमेशा, क्योंकि काटने वाला जूता और पता भी नहीं लग रहा है कि पैर में काट रहा है। दूसरा ये भी ध्यान रखने की बात है कि फुटवियर भी जो है, फुटवियर बहुत जरूरी है। फुटवियर के बारे में ये है कि जैसे माइक्रोसेलुलर रबर, ईवा इंसोल्स, ये सब चीजें हैं, सिलिका इंसोल्स, इन सब का प्रयोग करते हैं जिससे कि पैर के ऊपर प्रेशर ना लगे। तो हमारे साथ आलोक सर हैं और वो उनके मुझे याद है कि उन्होंने अभी हाल में एक कार्यक्रम में बहुत सुंदर हमारे साथ चित्र शेयर किए थे। और सर जो हैं अग्रणी हैं इस क्षेत्र में और वो विगत 30 साल से डायबिटिक फूड का काम कर रहे हैं। जब ये बात सोचना भी शायद उत्तर प्रदेश में मुश्किल था, उस समय से आलोक सर इस कार्य में लगे हुए हैं, सतत प्रयासरत हैं। बहुत सुंदर उन्होंने चित्र हम लोगों के साथ शेयर किए थे। मैं उनसे कहूंगा कि अपने जो विस्तृत उनका जो अनुभव है उसको हम सबके साथ शेयर करें। थैंक यू डॉक्टर अजय। मेरे साथ देखिए डॉक्टर आनंद शंकर पटना से जुड़ गए हैं, डॉक्टर संजीव गुप्ता भी जुड़े हुए हैं। तो पहले तो मैं डॉक्टर संजीव गुप्ता से रिक्वेस्ट करूंगा कि इफ यू वांट्स टू पुट हिज एनी कमेंट्स वो अपनी बात को रखें, और फिर डॉक्टर आनंद शंकर से मैं अपनी बात फिर उसके बाद रखूंगा। डॉक्टर संजीव, आर यू देयर? प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। या हाँ सर। बताएं। डॉक्टर ने काफी अच्छी बातें की हैं और डॉक्टर जी तिवारी साहब जैसे आप लोग पानी आदमी हैं और हम लोगों को जो जागरूक होकर आगे ध्यान देना होगा कि पेशेंट के साथ अपना भी ख्याल रखें और मॉर्निंग वॉक जो करते हैं वो अच्छे तरीके से करें कि बॉडी वेट मेंटेन रहे आदमी का और अपने आप को मेंटेन करके चलते रहें और केयर प्रॉपर तरीके से करते रहें। थैंक यू सो मच डॉक्टर संजीव। डॉक्टर आनंद शंकर, योर कमेंट्स प्लीज। थैंक यू सर। सब लोग को पहले तो नमस्कार और बिलेटेड दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं।
सर, तिवारी सर ने, अभिजीत जी ने और आलोक सर ने सारे रेवलेंट पॉइंट्स बिल्कुल सटीक तरीके से रखे हैं, तो मेरा कोई खास ऐसा नहीं है। तिवारी सर ने काफी ही समरी में सारा कुछ एक्सप्लेन कर दिया है, और अभिजीत जी का जो प्रेजेंटेशन है वो तो बिल्कुल ही एकदम सटीक था। मेरे हिसाब से अगर इसको फॉलो किया जाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। थैंक यू सो मच। मित्रों, हिंदुस्तान में दो चीज जो है उसकी गति जब तक दुर्गति तक नहीं पहुंच जाती है तब तक प्रयोग में आता है। एक है टूथब्रश, फैल के चपटा होके चारों तरफ से जब तक छितर न जाए तब तक उसका प्रयोग करते हैं, उसको फेंकते नहीं है, बाद में भी उसको तोड़ के नाला डालने के लिए काम में ले आते हैं। हम लोग बहुत होशियार आदमी हैं। दूसरा, जूते, जब तक उसका तला फट न जाए, चीथड़े न उड़ जाए, तब तक उस जूते का प्रयोग होता है। जूते में भी ये जरूरी नहीं है कि आप जूते का सोल जब तक नहीं फटेगा तब तक आप प्रयोग करेंगे। कालांतर में जूता प्रयोग करने से धीरे धीरे वो डिशेप हो जाता है, उसका शेप बिगड़ जाता है। तो जैसे ही आपको अनुभव हो कि आपके जूते का शेप बिगड़ गया है, पीछे से सपोर्ट नहीं दे रहा, साइड से सपोर्ट नहीं दे रहा है, हर आदमी के पांव चलने का एक तरीका होता है और उसका जूता कीजिए या तो अंदर की तरफ या बाहर की तरफ भागता है। तो अगर डिशेप्ड जूते हैं तो उनको भी बदल लेना चाहिए समय रहते। इस लालच में जूते में, एक अच्छे जूते में पैसा जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि वो आने वाले समय में आपके पांव को सहेज के रखेगा, दुनिया की सैर कराएगा, दूर दूर तक ले जाएगा, अंग विच्छेदन, पांव विच्छेदन से बचाएगा। तो वो इन्वेस्टमेंट जो है वो बहुत जरूरी है, लेकिन लोग करते नहीं है। दूसरा भी जो डॉक्टर अभिजीत ने एक शेयर किया, मिस्टर फिट फुट का पिक्टोरियल, ये मुझे याद है कि 2005-06 में एक डायबिटिक, स्टेप बाय स्टेप डायबिटिक फुट केयर का एक वर्कशॉप हुआ था। डॉक्टर शरद पेंडसे, ही इज ए पायनियर इन इंडिया। उन्होंने WDF और 2-4 और संस्थाओं के सहयोग से कराया था। उसमें ये बुकलेट हम लोग को दी गई थी पेशेंट्स को बांटने के लिए या पेशेंट को अवेयर करने के लिए, और ये बुकलेट अंग्रेजी में थी। इसका हिंदी अनुवाद मैंने किया, वो जो आप लोगों ने देखा वो हिंदी अनुवाद मेरा किया हुआ। उसकी एक बुकलेट की प्रति जो है हिंदी अनुवादित मैंने डॉक्टर शरद पेंडसे को भेजी थी, और काफी सराहा था उन्होंने कि हमने कहा देखिए अंग्रेजी में हमारे पेशेंट नहीं समझते, उनको हिंदी भाषा या लोकल लैंग्वेज में ही हमको हमें समझाना पड़ेगा। तो ये बहुत जरूरी है। तीसरा चीज ये कि जूता या सैंडल पीछे से स्ट्रैप वाला ही हो, सपोर्ट हो, क्योंकि अगर पांव सूना है तो कई बार जूते सैंडल पैर से निकल जाते हैं, गिर जाते हैं। मोटरसाइकिल पे व्यक्ति बैठा है, स्कूटर पे पीछे बैठा है और पांव से चप्पल निकल के गिर गया, उसको पता ही नहीं चला क्योंकि संवेदना नहीं है। तो अगर सिक्योर्ड रहेगा, वो पीछे से स्ट्रैप लगा होगा, तो कम से कम गिरने का डर नहीं रहेगा। और आपको जूते या चप्पल को उंगलियों से दबा करके नहीं रखना होगा कि पैर से स्लिप न कर जाए, क्योंकि ऐसे में जब आप उंगलियों से दबा के चप्पल को पकड़ते हैं अंगूठों के बीच में और उंगलियों के बीच में, तो उससे पैर डिफॉर्म होने लगता है, उनमें विकृति आने लगती है। इसलिए सदैव अगर आपके पांव में सूनापन है तो स्ट्रैप वाले सैंडल या जूते का ही प्रयोग करें, हवाई चप्पल या बिना उस तरह के साधारण चप्पलों का प्रयोग न करें। तीसरी चीज ऑलरेडी डॉक्टर अभिजीत बता चुके हैं, लेकिन ये बहुत कॉमन चीज है कि अगर आप जूता पहन रहे हैं तो आपने सीधे जूते में पैर डाल दिया, और ये चीज विदित है, इसके फोटोज हैं, जूते के अंदर से ऐसी ऐसी चीजें लोगों की निकली हैं। घाव हो गया, शाम को घर आए, जूता निकाला, देखा मोजा भीगा हुआ है, खून से सना हुआ है, पेन कुछ है ही नहीं। घर के लोगों ने मुआयना किया तो देखा कि पांव में जगह से कटा हुआ है, घाव हुआ पड़ा है। तो पता लगा उसके अंदर से कोका कोला की बोतल की ढक्कन है, बाली, कंकड़, सेफ्टी पिन। अब पूछेंगे ये कहां से जाता है? बहुत से घरों में छोटे बच्चे होते हैं, टॉडलर्स, जो बकैया चलते हैं, उनका ये बड़ा पसंदीदा खेल होता है कि कुछ भी उठाया जूते के अंदर डाल दिया। इसलिए जब भी जूता पहने उसे कायदे से देख करके, झाड़ करके, तब उसके बाद उसका प्रयोग करें, ऐसे पैर न डालें। एक पोडियाट्रिस्ट थी डॉक्टर एली फॉस्टर, यूके की, उन्होंने अपना एक किस्सा बताया था कि पेशेंट को जब वो आया पोडियाट्रिक क्लिनिक में पांव के देखभाल के लिए, तो उसको कहा गया कि आप जूता निकाल करके लेट जाओ। एक जूता तो उसने निकाल दिया, जूता दूसरा उसका निकल ही नहीं रहा था। तो पता चला कि जैसे जब कहा कि जूता निकल नहीं रहा मेरा, पता नहीं कैसे फंस गया है। फिर उसे लेटाया गया, इन लोगों ने कोशिश की निकालने की, नहीं निकला।
फिर देखा क्या कि एक लंबा कील जूते के सोल से आर पार होते उसके पैर में ठुक गया था। जूता पैर में ठुक चुका था लेकिन उसको कोई पेन था ही नहीं। तो पहले कील निकाला गया, फिर जूता निकाला गया। तो ये सब कपोल कल्पित बातें नहीं है, ये ऐसी चीजें, घटनाएं हम लोगों ने देखी हुई हैं, हमारे सहपाठियों ने देखी हुई है, सहकर्मियों ने देखी हुई है। इसलिए इस बात की गंभीरता को समझें कि पहला चीज आपको ये संज्ञान होना चाहिए अगर आप मधुमेही हैं कि आपके पांव की संवेदनाएं बरकरार हैं या खत्म हो चुकी हैं। बरकरार हैं तो आप अपना उचित नियंत्रण रखें, बार बार जांच करते रहें। समाप्त हो चुकी है तो ये खतरे वाले पैर हैं। इसका ये कोई इलाज नहीं कि आपको कोई दवा दे दी जाए कि संवेदनाएं वापस आ जाएंगी, वो तो लॉस हो चुका है। अब आपको अपने लिम्ब लॉस से अपने आप को बचाना है। संवेदना की तो आप क्षति हो चुकी, अब पांव की ना क्षति हो जाए। इसलिए अगर आपको ये पता है तो अपने पांव को बहुत होशियारी पूर्वक प्रयोग करें। लंबे समय तक आप दुनिया की सैर करें, ऐश करें, डांस करें, जो करना हो करें। और इसी के साथ ही आप सभी लोग जुड़े, बहुत अच्छा लगा। उम्मीद है कि इस आज के व्याख्यान से, आज के इस विचार विमर्श से आप लोग लाभान्वित होंगे। अगर किसी को कोई प्रश्न पूछना है, जो लोग जुड़े हुए हैं, तो आप अपना प्रश्न भी रख सकते हैं, हम लोग उसका उत्तर देंगे अगर कोई जिज्ञासा बची रहेगी। कोई प्रश्न किसी का? विनय जी, आपको कुछ पूछना है? हाँ डॉक्टर साहब। आलित असद जी, आप कोई भी जिनको प्रश्न पूछना हो? डॉक्टर शिव विलास जी बेंगलोर से जुड़े हुए हैं, आपको यदि प्रश्न रखना है? हाँ बताएं विनय जी। हाँ डॉक्टर साहब, ये आज का प्रस्तुतिकरण इतना डॉक्टर अभिजीत ने इतने अच्छे तरीके से किया, जिसमें बहुत चीजों को हम लोग चूंकि संस्था से बहुत दिनों से जुड़े हैं और काफी चीजों को हम लोगों ने आपके द्वारा जानकारी हासिल की है, लेकिन कुछ नई चीजें जो मिली जिसपे मैं अभी भी सोचने लगा कि ये जो उन्होंने बोला, या मैं गलत हूं, कि डायबिटिक पेशेंट को अपने पांव जो है ये डिटॉल से या सेवलान से नहीं साफ करना है। क्या पांव पे लागू है कि अगर घाव होता है तो उसके लिए लागू है? जरा मैं जानना चाह रहा था, क्या हम लोग पांव पे सेवलान और डिटॉल का प्रयोग नहीं कर सकते हैं कि जो घाव पे लागू हो गए? डायबिटिक पेशेंट्स जो कि जिनके पांव में ऑलरेडी सूनापन डेवलप हो गया है, अच्छा, ऐसे मरीजों को अपने पांव में यदि घाव भी हो जाता है तो उसकी सफाई के लिए भी डिटॉल और सेवलॉन के प्रयोग से बचना है। अच्छा, नहीं अब मैं समझ गया। जिनको मतलब सूनापन है और पैर में घाव हो गया हाथ में, मतलब डिटॉल सेवलॉन का प्रयोग वर्जित नहीं है अगर मतलब सूनापन भी है तो। डायबिटिक पेशेंट्स में आप वर्जित ही मान के चलिए। अच्छा, मान के चलें। अच्छा, नहीं हाँ, तो अच्छी। क्योंकि वो डॉक्टर अभिजीत, मुझे लगता है डॉक्टर विनय, कई बार होता क्या कि डिटॉल सेवलॉन को हम लोग रुई में ऐसे ही लगा करके और लगा देते हैं, जो कि काफी कंसंट्रेटेड होता है। डिटॉल सेवलॉन का आप जब भी इंस्ट्रक्शन देखेंगे तो उसको एक स्पेसिफिक डाइल्यूशन में डाइल्यूट करना पड़ता है। हाँ, और अमूमन घर में लोग उस डाइल्यूशन में डाइल्यूट करके इस्तेमाल नहीं करते, तो एक हार्श कंसंट्रेटेड केमिकल हो जाता है और केमिकल इंजरी हो जाती है। जी, का मतलब वही है, केमिकल इंजरी से बचाना है पाँव। जी डाइल्यूट करके यूज करने पे भी पाबंदी है, इफ आई एम राइट। तो बेहतर है कि आप साबुन पानी का प्रयोग कर लें, हल्के नमक सोप, पानी का प्रयोग कर लें। सोप वाटर, तो सोप का अच्छी बताया इन्होंने। या फिर बीटाडीन सोल्यूशन मार्केट में आता है, बीटाडीन ऑइंटमेंट मार्केट में आता है। अच्छा, उसको पोविडोन आयोडीन, उसको बल्कि प्रयोग करना बेटर रहेगा डायबिटिक पेशेंट्स के लिए। अजय सर कुछ कहना चाह रहे हैं? ये बहुत अच्छी चीज, एक नई जानकारी हम लोग को मिली। ये तो एक रियली एक नई जानकारी थी। ठीक डॉक्टर साहब, बोलिए डॉक्टर साहब। डॉक्टर अभिजीत ने बहुत अच्छी बात बताई, क्योंकि ये सारे के सारे कोरोजन पैदा करते हैं। अच्छा, और जो डायबिटीज में ग्लव एंड स्टॉकिंग टाइप की न्यूरोपैथी होती है, तो जितना संभव हो उसका प्रयोग न करें। मैं आपको अपना बताता हूँ कि पिछले 20 साल से हम लोगों ने जितने भी मतलब जिनको डायबिटिक फुट के घाव हो गए हैं, उनको भी या तो हम ऑक्सम एक आता है, ऑक्सीजन रिच एक वो आता है, स्प्रे आता है, या हम लोग नॉर्मल सलाइन सर उपलब्ध है, नमक का पानी जो सर बता रहे थे, उसी से ही सफाई करते हैं। उसी को स्प्रे करके उसमें कुछ बिना लगाए हुए केवल उसके ऊपर से हम गॉस पीस रख लेते हैं, और उसी में अगर हमारी बाकी सारी चीजें जो डॉक्टर अभिजीत ने बताया, ऑफ लोडिंग अच्छी है, ग्लाइसेमिक कंट्रोल, शुगर का कंट्रोल अच्छा है, तो सारे के सारे घाव भर जाते हैं, अगर उसमें इस्कीमिया मतलब खून की रवानगी की कमी ना हो। तो बहुत ही अच्छा डॉक्टर अभिजीत ने बताया, और ये बात
बहुत जरूरी है, ये चिकित्सकों को जानना भी जरूरी है कि कोरोसिव मटेरियल कभी भी यूज न करें। सेवलॉन, डिटॉल का प्रयोग डायबिटिक पेशेंट्स में और वर्जित है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी यूजुअल वर्जित है। सर्जिकल सर्जन जो है हाइड्रोजन पेरोक्साइड से धोते हैं घाव को, वो जितना भी नया टिश्यू आता है वो सब खत्म हो जाता है, तो वो भी नहीं करना है। एक और रोचक तथ्य मैं बताऊं, पाँव में अगर घाव हो गया है, सड़न हो रही है, तो वो चूहों के लिए एक बहुत आकर्षक तत्व होता है। और कई बार पेशेंट आते हैं कि साहब रात में सोते समय अंगूठे में घाव था, उंगली में घाव था, और सुबह उठ के देखा तो पूरा अंगूठा कुतरा हुआ है। चूहे आके उसको कुतर जाते हैं, खा जाते हैं। तो ये एक व्यवहारिक समस्या आती है। और मेरे पास एक लेडी आई थी बहुत साल पहले, उसका अंगूठा पूरा कुतरा हुआ था, उसको उसमें इन्फेक्शन हुआ था। घाव की उसे उतनी चिंता नहीं थी, मुझे लग रहा था, क्योंकि उसके ऊपर भी नेल पॉलिश बहुत सुंदर तरीके से वो लगा के आई थी। और जब मैंने घाव के बारे में बात किया कि भर्ती करके इसको सफाई करनी पड़ेगी, ये जितना भी डेड टिश्यू है, जितना ये सड़ गया है, सब निकालना पड़ेगा, हो सकता है ओटी में ले जाने के बाद अंगूठे का कुछ हिस्सा भी निकालना पड़े, तो वो मरीज भाग गया। ये तो सब संभव नहीं है, तो नहीं कराएंगे। तो ये भी आप सतर्क रहिए कि अगर पाँव में घाव है तो कुछ ऐसा आप पहन के सोएं, ढक के सोएं कि चूहे न काट जाएं उसको। ये भी एक व्यवहारिक समस्या है अगर आपके घर में चूहे हैं तो इसके साथ ही मैं सारिका तो जुड़ी नहीं है आज। विनय जी, आपसे मैं चाहूंगा आप धन्यवाद ज्ञापन करें, और अगले महीने फिर पहले रविवार को किसी एक नए विषय के साथ हम पुनः जुड़ेंगे और आपस में चर्चा करेंगे, जागरूकता बढ़ाएंगे। इसी के साथ अजय जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद मैं अपनी तरफ से दे रहा हूं। बाकी धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर विनय श्रीवास्तव जी हमारे कोषाध्यक्ष आपको देंगे। विनय जी, आप धन्यवाद ज्ञापन दें। 1 मिनट। हाँ प्रदीप जी बताएं, कुछ बोल रहे हैं आप? अगले हफ्ते 14 नवंबर है, उसका भी कुछ होना है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए दिमाग से उतर गया, 14 नवंबर विश्व मधुमेह दिवस। तो 14 नवंबर को भी हम सवेरे 9 बजे जुड़ेंगे, और उसका आपको व्हाट्सएप की सूचना जाएगी कि क्या विषय ले रहे हैं, किस बारे में बात करेंगे, स्पीकर कौन होंगे। तो 14 नवंबर को हमको इस महीने जुड़ना है। हम फिजिकल मीटिंग नहीं कर पा रहे हैं, अपना डायबिटीज वॉक नहीं निकाल पा रहे हैं, लेकिन हम जैसे पिछले साल जूम के माध्यम से जुड़े थे, इस साल भी जूम के माध्यम से जुड़ करके 14 नवंबर को हम आपस में वर्ल्ड डायबिटीज डे के दिन बात करेंगे। और इसके साथ प्रदीप जी कुछ और भी सूचना देनी है? नहीं, बस। हाँ विनय जी, आप कृपया धन्यवाद ज्ञापन दें। जी डॉक्टर साहब, आज का ये हम लोगों के डायबिटीज सेल्फ केयर एसोसिएशन के तत्वाधान में जो आज के जो स्पीकर डॉक्टर अभिजीत गुप्ता और चेयरपर्सन डॉक्टर अजय तिवारी जी ने जो एक विशेष आज हम लोग को, डॉक्टर साहब डॉक्टर हम लोग के चिकित्सीय सलाहकार डॉक्टर आलोक गुप्ता जी के द्वारा जो आज विशेष जानकारी, ये अलग, ये मुझे याद आ गया 2005 का इन्होंने याद दिलाया डॉक्टर अभिजीत ने कि हम लोग इसमें शामिल थे। जो वर्ल्ड फूड का वो मनाया गया था डायबिटिक की तरफ से, हम लोगों ने उस पर वॉक भी निकाला था। तो हमें इतनी अच्छी जानकारी दिया। देखिए हम लोग बरसों से जुड़े हुए हैं, लेकिन जब भी कोई स्पीकर आते हैं तो कुछ न कुछ नया जानकारी हम लोग को प्राप्त होती है। और हमारे इस कार्यक्रम को इतने अच्छे तरीके से प्रस्तुतिकरण डॉक्टर अभिजीत ने किया, और डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर आलोक गुप्ता ने जी भी ने अपना उसको जो ब्रीफ किया, ये हमें इसको विशेष ध्यान देना है। और जिन लोगों ने, इन लोगों को ढेर सारे धन्यवाद हम लोग की तरफ से, हम संस्था की तरफ से देते हैं, और डॉक्टर आलोक गुप्ता को भी। और उम्मीद करते हैं कि हम लोग जो है भविष्य में फिर ऐसी सेवाएं डॉक्टर साहब लोगों से मिलती रहेगी, लगातार सतत जारी रहेगा ये प्रयास हम लोगों का। और हम लोगों का ये वर्ल्ड डायबिटिक डे जो है 14 नवंबर याद आ रहा है कि ये इस भी जूम के द्वारा होगा। इसमें हम लोग सब लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में हम लोग शामिल होंगे, और शामिल करने की सबको कोशिश किया जाएगा, क्योंकि ये जुड़ना एक बहुत बड़ी चीज है। बैठ जानकारी प्राप्त कर लेना, जो जानकारी मिलती है कहीं हम लोग को मिल नहीं सकती। इसी के साथ मैं आप धन्यवाद ज्ञापन समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, सबको प्रणाम।